अब देखिए हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। अब देखिए यहाँ पे जीवधारियों के वर्गीकी भी बोला जाता है और वर्गीकी के जो पिता है यानी टेक्सोनोमी के जो आपके फादर ऑफ टेक्सोनोमी जो बोला जाता है, किन्हें बोला जाता है, ये जो बोला जाता है ये आपके केरोलस लीनियस को बोला जाता है। किसको? केरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, वर्गीकी का पिता जो है केरोलस लीनियस को कहा जाता है और इन्होंने जो है जीवधारियों के वर्गीकरण की आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की। किसने की? केरोलस लीनियस ने की थी जीवधारियों के लिए वर्गीकरण की आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली। अब देखिए इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा, इसको बोला जाता है सिस्टमा नेचुरा, और इसको सिस्टम ऑफ नेचर के नाम से भी जाना जाता है। तो सिस्टमा नेचुरा आप बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ नेचर के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो इसमें जो है इस पुस्तक में जीवधारियों को 2 जगतों में इन्होंने वर्गीकृत किया है। किसने किया है? केरोलस लीनियस ने किया है। अपनी पुस्तक थी केरोलस लीनियस की एक पुस्तक थी, कौन सी? सिस्टम ऑफ नेचर। इसमें उन्होंने जीवधारियों को 2 जगत यानी 2 जगतों में उनको वर्गीकृत किया है। और कौन कौन से जो जगत है वो है आपका, पहला जगत है पादप जगत और दूसरा है आपका जंतु जगत। तो क्लियर हो गया यहाँ से, वर्गीकरण जो किया था वो किया था आपके केरोलस लीनियस ने। इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। जीवधारियों का जो आधुनिक वर्गीकरण किया था इन्होंने इस प्रणाली को प्रस्तुत किया था। और इन्होंने केंद्रक नहीं होता है और ये जो है जीवाणु और नील हरित शैवाल ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये जो आते हैं मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। तो मोनेरा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, यानी मोनेरा क्या रहेगा? मोनेरा आप आसान सरल भाषा में समझ लीजिएगा, मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव आते हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता है। अब इनमें कौन कौन से जीव होते हैं? इनमें होते हैं आपके नील हरित शैवाल, या फिर आप उसको जीवाणु बोल सकते हैं। जीवाणु भी आते हैं इसमें और नील हरित शैवाल भी आते हैं। तो क्लियर है चीजें, आसानी से आपको याद हो गया होगा। अगला आता है प्रोटिस्टा के बारे में भी हम आसानी से समझ लेंगे। ये जो होते हैं देखिए, प्रोकैरियोटिक तो आपको हो गया, अब आपको कौन सा बचा? अब आपको बचा यूकैरियोटिक। तो देखिए आसानी से समझ पाएंगे, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकी जीव आते हैं, यानी जिन जीवों में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है वो जीव जो आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें जो है जिनमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, कि यहाँ पे अगर बात की जाए मोनेरा की तो मोनेरा में कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता था, बट यहाँ पे प्रोटिस्टा जो है इसमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। अब कौन कौन से जीव आते हैं? तो यूग्लिना जो आता है ये आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। प्लाज्मोडियम, अमीबा और पैरामीशिया, ये जो 4 जीव है आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। एक बार और हम समझ लेते हैं आसान भाषा में, यूकैरियोटिक जो कोशिका वाले एक कोशिक जीव होते हैं, यानी एक कोशिका जिन जीवों में पाई जाती है, और यूकैरियोटिक कोशिका उनमें होती हैं, उनको वो जो आते हैं प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं जिनमें विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। और इनमें कौन कौन से आते हैं? यूग्लिना, प्लाज्मोडियम की बात कर लीजिए, या फिर अमीबा, पैरामीशिया, ये जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। आई होप कि ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आता है आपका प्लांटी के बारे में डिस्कस करें तो देखिए ये जो है प्रकाश संश्लेषण करने वाले बहुकोशिकीय पौधे होते हैं। प्लांटी नाम से ही क्लियर है, प्लांट यानी पौधे, ये जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आप सबको पता है ये पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करने वाले। एक कोशिका इसमें नहीं होती, इसमें क्या होते हैं? बहुकोशिका ने अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव होते हैं। और यहाँ पे ये पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने वाले बहुकोशिकीय पौधे होते हैं जिनकी कोशिकाओं में रिक्तियां उपस्थित होती हैं। और यहाँ पे इनकी कोशिकाओं में रिक्तियां भी उपस्थित होती है। और जैसे सभी प्रकार की वनस्पतियां, यानी कोई भी वनस्पति की आप बात कर लीजिएगा बहुकोशिकीय होती है, पर में रिक्तियां भी उपस्थित होती है। तो यहाँ पे प्लांटी आपका रहेगा, ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे कवक के बारे में। अब देखिए ये जो कवक होता है ये आपका यूकैरियोटिक जीव में पर्णहरित होता है, यानी क्लोरोफिल जो है इसमें नहीं होता है। यानी यूकैरियोटिक जीव में पर्णहरित यानी आपका जो पर्णहरित आपका जो क्लोरोफिल है ये नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं होने के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, यूकैरियोटिक जीव होता है। तो ये आप आसानी से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका एनीमेलिया आता है नेक्स्ट आपका। और एनीमेलिया जो है ये आपका यूकैरियोटिक एवं बहुकोशिकीय जंतु होता है। क्या होता है? एनीमेलिया जो होता है ये आपका यूकैरियोटिक होता है, साथ में आगे आप बात करेंगे वायरस के बारे में, यानी विषाणु के बारे में, और इससे भी लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं।
विषाणु जो है किसी जीवित परपोषी के अंदर यानी प्रजनन करने वाले अति सूक्ष्म अकोशिकी अविकल्प परजीवी या विशेष प्रकार की न्यूक्लियो प्रोटीन के कण होते हैं। ये क्या होते हैं एक बार आपको और बता देते हैं। देखिए विषाणु जो होते हैं जीवित परपोषी के अंदर प्रजनन करते हैं ये, और ये अति सूक्ष्म प्रकार के होते हैं, बहुत छोटे आकार के ये होते हैं। इनमें कोई भी कोशिका नहीं होती, अकोशिकी होते हैं, अविकल्प परजीवी ये होते हैं और विशेष प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन के कण ये होते हैं। तो ये आप समझ आए गए कि वायरस क्या होता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और आपको दे देते हैं। अब जो ये वायरस जो होते हैं ये सजीव एवं निर्जीव के बीच में आने जाते हैं, यानी ना तो ये सजीव होते हैं ना ही निर्जीव होते हैं, दोनों के बीच की कड़ी इनको बोला जाता है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको बोला जाता है? वायरस को बोला जाता है, यानी विषाणु को। देखिए ये जो विषाणु होते हैं, क्योंकि विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ यानी आपका आरएनए भी नहीं होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आपका डीएनए भी इसमें नहीं होता है, तो इसकी उपस्थिति होता है। अनुवांशिक बात करें हम, क्योंकि विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए उपस्थित होता है तथा गुणज पाया जाता है। और आपका ये जो होता है विषाणु जो होता है ये आपका गुणज पाया जाता है, मल्टीपल ये आपका होता है। और अगर आप बात करें, देखिए विषाणु वायरस तो यहाँ पे हो गया, अगर बैक्टीरिया की हम बात करें तो उसमें जो होता है विखंडन होता है, और विषाणु में क्या हो जाएगा? गुणज आपका हो जाएगा। तो इन दोनों को आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। और सबसे यहाँ पे इसमें आरएनए और डीएनए दोनों उपस्थित होता है। अब ये जो है देखिए सजीवों के लक्षण प्रकट करते हैं और तथा श्वसन उत्सर्जन और जैविक क्रियाएं तथा जीव द्रव्यों कोशिकाओं कमी के कारण ये निर्जीव के लक्षण प्रकट करते हैं। तो ये डिटेल और आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए विषाणु जो होते हैं ये सजीवों के लक्षण प्रकट करते हैं, यानी सजीवों जैसे व्यवहार ये करता है उनके लक्षण इसमें आ जाते हैं। ये श्वसन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, और जैविक क्रियाओं तथा जीव द्रव्य कोशिकाओं की कमी के कारण ये निर्जीव के लक्षण प्रकट करते हैं। तो सजीव के लक्षण भी प्रकट करता है और निर्जीव के लक्षण भी प्रकट करता है, दोनों लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, यानी दोनों के बीच में इसको माना जाता है। अब देखिए विषाणु के भी क्रिस्टल निर्जीवों के समान बनाए जा सकते हैं, यानी विषाणु के भी क्रिस्टल जो होते हैं निर्जीवों के समान बनाए जा सकते हैं। विषाणु में केवल कोशिका के अंदर गुणज होता है, और विषाणु में आपको बता चुके कोशिका के केवल अंदर गुणज होता है। और जो आपका बैक्टीरिया जो होता है, वायरस जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है आपका यानी जीवाणु जो होता है उसमें आपका क्या होता है? विखंडन उसमें होता है। और आपका विषाणु में क्या हो जाएगा? विषाणु में आपका गुणज होगा, और बैक्टीरिया में आपका जो होगा क्या होगा? यानी विभाजन उसमें हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। विषाणु की संरचना के बारे में हम डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। देखिए विषाणु की जो खोज की थी 1892 में इवान विस्की ने की थी। किसने की थी? 1892 में इसकी खोज की गई थी विषाणु की। किसने की थी? इवान विस्की ने इसकी खोज की थी। और किस पदार्थ में की थी? ये की थी आपके तंबाकू। तंबाकू जो है इसमें इवान विस्की ने 1892 में विषाणु की खोज की थी। और विषाणु जो है प्रोटीन के आवरण से घिरी रचना होती है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। क्या होती है? कैसी संरचना होती है विषाणु की? विषाणु जो है प्रोटीन के आवरण से घिरी रचना होती है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति होती है। अनेक प्रोटीन इकाइयां इसमें होती है। वायरस की बाहरी आवरण या कैप्सिड में उपस्थित होते हैं, और इस जो है पूरे कण को विरियन कहते हैं, जिनका आकार जो है 10 से 500 मिलीमाइक्रॉन होता है। तो ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें डीएनए तथा आरएनए से कोई एक न्यूक्लियर अम्ल में पाया जाता है। पतली मूंछ के रूप में इसमें जो है प्रोटीन कवच होता है। तो ये जो है आपकी पूरी विषाणु की संरचना है, जो वायरस आपका होता है इसकी पूरी ये संरचना है। और थोड़ी सी और डिटेल यहाँ पे हम आपको दे देते हैं। देखिए विषाणु की जो यहाँ पे खोज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और आपका रिवीजन करवा देते हैं। 1892 में इवान विस्की ने खोज की थी। इसकी किस पदार्थ में की थी? तंबाकू में इसकी खोज की थी विषाणु यानी वायरस की। और यहाँ पे अगर बात करें हम, विषाणु प्रोटीन के आवरण से घिरी रचना होती है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। तो आयु की ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। विषाणु के प्रकार हम देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार के विषाणु होते हैं। देखिए विषाणु जो है परपोषी प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं परपोषी प्रकृति के आधार पर वायरस। अब देखिए फर्स्ट जो आपका प्रकार है वो है पादप विषाणु। इसमें जो है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में आरएनए होता है, जैसे आपका टीएमवी। और आपका जो है यहाँ पे निकल कर आता है पीला मोजेक विषाणु,
जिसको YMB बोला जाता है, YMB बोला जाता है। इनमें जो है आपका न्यूक्लिक अम्ल के रूप में RNA होता है। तो ये जो है पादप विषाणु फर्स्ट प्रकार आपका हो जाता है। सेकेंड है आपका जंतु विषाणु। जंतु विषाणु में आपका न्यूक्लिक अम्ल के रूप में DNA तथा कभी कभी RNA भी पाया जाता है, जो प्राय गोल होते हैं। और इसमें जो है इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं इन्फ्लुएंजा, मप्सक और वायरस। ये जो आते हैं ये जंतु विषाणु के अंतर्गत आते हैं। अगला आपका जो प्रकार है वो है आपका बैक्टीरियोफेज या फिर जीवाणु वो जिसको बोला जाता है। इसमें जो है DNA होता है तथा ये केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित होता है। जीवाणु जो वो होता है आपका DNA तो इसमें होता है, पर ये जो होता है केवल जीवाणुओं के ऊपर ही आपका आश्रित होता है। तो इसका आपका याद रखना है। अब विषाणु जनित यानी वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं ये भी आपको बता देते हैं। वायरस विषाणु जनित रोग जो है पौधे में हम डिस्कस करेंगे। पौधे में कौन कौन से विषाणु जनित रोग होते हैं। देखिए भिंडी में जो रोग होता है, भिंडी में रोग पाया जाता है विषाणु यानी वायरस से, वो होता है पीली नाड़ी मोजेक रोग। ये जो होता है भिंडी में पाया जाता है। और आपका जो गन्ने में जो रोग पाया जाता है यानी बीमारी जो पाई जाती है आपकी, वो तृण समान प्रोरो जो है ये बीमारी गन्ने में होती है, किसके, विषाणु यानी वायरस के कारण। और तिल में जो बीमारी पाई जाती है वो पाई जाती है फिल्लोड़ी की जो बीमारी है तिल में पाई जाती है विषाणु यानी वायरस के कारण। तो ये तीन बीमारियां जो है पौधे रोग के हैं। अगला फैक्ट है वो आप डिस्कस करने वाले हैं वायराइड के बारे में। वायराइड भी बहुत बार पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए जो कि DNR है और रेमर है, इन्होंने संक्रमित कारक वायराइड की खोज की थी। वायराइड की खोज किसने की थी तो ये आपको बता देते हैं, DNR और रेमर ने की थी संक्रमित कारक वायराइड की खोज। वायराइड्स प्रोटीन के आवरण रहित तथा मात्र जो है यहाँ पे ये RNA के खंड होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के आवरण रहित तथा मात्र RNA के खंड होते हैं। क्या होते हैं, वायराइड। और प्रियान क्या होते हैं, वायराइड। और प्रियान के बारे में हम डिस्कस करें तो देखिए प्रियान जो है स्टेनले फ्रेसु जो कि प्रेसनल प्रिनान की खोज यहाँ पे इन्होंने की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम प्रियान रखा गया था। और प्रियान के वे रोग संक्रामक कारक होते हैं जिनमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, यानी इसमें न्यूक्लिक अम्ल आपका नहीं होता है तथा केवल प्रोटीन होता है इसमें प्रियोन में संक्रमित करने की क्षमता तथा गुणज करने की क्षमता होती है। और भेड़ों में संक्रेपी जो रोग होता है प्रियान के कारण ही होता है, यानी भेड़ जो होते हैं आपके उनमें प्रियान जो आपका संक्रेपी जो रोग होता है प्रियान के कारण ही होता है। प्रियान प्रोटीन की त्रिमी संरचना जो कि मानव को संक्रमित करती है और जिससे इसकी जो है स्विस ने की थी। इसकी जो खोज की थी किसने की थी, जिसकी खोज जो है स्विस ने की थी। तो ये भी आप क्लियर कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिएगा। अब जीव विज्ञान से संबंधित प्रमुख शाखा के बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि शाखा भी यहाँ पे पूछी जाती है। देखिए जैव रसायन यहाँ पे केमिस्ट्री यहाँ पे पूछी जाती है। और बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जो अध्ययन होता है इसके अंतर्गत जीवधारियों के रासायनिक प्रक्रिया एवं रासायनिक घटकों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। जीव सांख्यिकी की बात करें तो यानी बायोमेट्रिक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत गणितीय विश्लेषण होता है। जीव भौतिकी यानी बायोफिजिक्स की बात करें तो देखिए बायोफिजिक्स के अंतर्गत जैविक क्रियाओं का अध्ययन और भौतिक सिद्धांतों एवं विविधता के आधार पर किया जाता है। तो इसमें जो कि जैविक क्रियाओं का अध्ययन होता है। आगे बढ़ते हैं हम अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है आपका आणविक जीव विज्ञान यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अंतर्गत रासायनिक स्तर पर अध्ययन होता है। और आपका नेक्स्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। इसका तो आप सबको पता है, सूक्ष्म जैविकी, और इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट आपका आनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, और इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो आनुवांशिकता के आधार पर नए आनुवांशिक लक्षणों वाले जीवधारियों के निर्माण का अध्ययन इसमें किया जाता है। किसमें, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में। आगे बढ़ते हैं कार्य यानी साइकोफिली जो आपका है, इसमें जो अध्ययन किया जाता है जीवों के संचालित विभिन्न जैविक क्रियाओं का इसमें अध्ययन होता है। बायोनेक्स की अगर और बायोनोमिक्स जो है इसमें जो अध्ययन होता है जीवधारियों के वातावरण के साथ इसका अध्ययन होता है, यानी जीवधारियों एवं वातावरण के साथ अध्ययन इसमें होता है बायोमोनिक्स में। बायोनोमी की अगर हम बात करें तो इसमें जीवन के नियमों का अध्ययन होता है बायोनोमी में। और अगला आपका आता है इथोलॉजी। इथोलॉजी में जो अध्ययन होता है मानव एवं सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन इसमें होता है इथोलॉजी में। अगला है आपका जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन जेरेंटोलॉजी में होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने टॉप लेवल के जो इन्फॉर्मेशन है आपको दे दी है।
अब जीवों के जो आपका वर्गीकरण है इससे रिलेटेड यहाँ से पूरे फैक्ट अगर पूछा जाएगा तो इससे